हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम का पार्ट 2 का हिंदी समरी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में शुरू करेंगे एक क्लोजर लुक द चोल से आगे का हिंदी समरी, यानी कि चोल राज्य नज़दीक से उसकी एक झलक। उर्रायूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मट्टूरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टूरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के साड़ियन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। जो राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई थी। नेक्स्ट है स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, यानी कि भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम भी किया करते थे, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, इसके साथ साथ संगीतकार, नर्तंकी इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। इसका अगला है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, यानी कि कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मैप 2 में अगर हम लोग देखें और गौर करें तो उसमें हमें दिखाई देगा कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये जो शाखाएं हैं ये बार बार पानी बाहर निकालती है, जिससे किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक जो नमी होती है उसे भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों के जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों के ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। इसके आगे देखते हैं आप फ्रेंड्स। इसके साथ साथ कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में नए कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ जंगलों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से अपनी दिलचस्पी भी दिखाई। नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, यानी कि साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन
किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई अलग अलग प्रशासकीय काम भी किया करते थे। वेलताल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान या और अय्यार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दे रखी थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपा गया था। इसके साथ साथ अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की जो ज़मीन था इसे भी गिफ्ट में दान में दिया जाता था। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेर ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्राह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इसके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवार पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारी थे, उसके संग भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उसके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए।